वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। आइरीन आइरीन का समूह फ्लेम जोन पहुंचने से पहले ही लंबे भूरे बालों वाली एक छोटी लड़की दौड़कर उसके पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी ऊंचाई एस्मा से थोड़ी ज्यादा थी और उसका फिगर भी वैसा ही था। इस नई लड़की ने तुरंत एस्मा का ध्यान अपनी ओर खींचा और अपने जैसी दिखने वाली किसी लड़की को पाकर वो खुशी से लगभग रो पड़ी। एस्मा पहले से ही लंबी और खूबसूरत लड़कियों से घिरी होने के कारण उदास रहने लगी थी और इस नई लड़की का आना उसके लिए एक राहत की खबर थी। हेजल, आइरीन ने खुशी से कहा, अपनी दोस्त को कसकर गले लगाते हुए। है, हेजल ने हंसते हुए आइरीन को अपनी बाहों में भरते हुए जवाब दिया। बहुत दिन हो गए आइरीन, पता है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी याद आई हेजल। फिर आइरीन इधर उधर देखने लगी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। यूलिया यहाँ नहीं है, वो नहीं आई है, हेजल ने कहा। उसे एहसास हुआ कि आइरीन किसे ढूंढ रही थी। कितनी अफसोस की बात है, मुझे भी उसकी याद आती थी, आइरीन ने अफसोस के साथ कहा। चिंता मत करो, मैं उसे जरूर बताऊंगी कि तुम उसे याद करते हो। वो भी तुम्हें याद करती है, लेकिन गिल्ड की सारी चिंताओं के कारण उसके पास ज्यादा खाली समय नहीं है, हेजल ने आइरीन को छोड़ते हुए और उसके कपड़े ठीक करते हुए कहा। आपके विपरीत वो अधिक जिम्मेदार है, आइरीन ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें गिल्ड लीडर की भूमिका निभाना इतना पसंद क्यों है। क्या अपनी बाकी जिंदगी अपने आनंद के लिए जीना ज्यादा आसान नहीं है, हेजल ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लोग उसके करीबी हैं और शुरू से ही उसके साथ उसी राह पर चलते आए हैं, उन्होंने अपनी अपनी गिल्ड क्यों बना ली। मुझे नहीं पता कि उस समय अरसलान के साथ आपके ग्रुप का क्या हुआ था। मैंने इस घटना के बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी थीं। इसलिए जब आप हमारी नज़रों से ओझल हो गईं और सिर्फ संदेशों का जवाब देने लगीं, तो हम सबने लगभग तय कर लिया था कि आपको परेशान नहीं करेंगे। खासकर जब अरसलान ने दावा किया कि आप ठीक हैं, आपको बस होश में आने के लिए समय चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप ठीक हैं और आपने आखिरकार आने का फैसला किया है। आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना, लेकिन हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए था। अपनी गर्भावस्था के कारण आइरीन को सभी तरह की बातचीत सीमित करनी पड़ी, सिर्फ संदेशों के जरिए ही बातचीत हो पाई। जब आइरीन हेजल से मिली तो उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसे उनकी बहुत याद आती है। ये कौन है आइरीन? एस्मा से आत्मा बल के माध्यम से एक संदेश आया। उसका नाम हेजल है, वो पहली जागृत महिलाओं में से एक थी और शक्ति के मामले में शीर्ष 10 में थी। अब वो फ्लावर गार्डन्स गिल्ड की सदस्य है, जिसका नेतृत्व मेरी दोस्त यूलिया करती है। वो भी पहली जागृत महिलाओं में से एक थी और शीर्ष 10 में थी। आइरीन ने सोल फोर्स के माध्यम से एस्मा को बताया। हेजल ने आइरीन का अभिवादन करने के बाद अपना ध्यान एस्मा की ओर लगाया और उसकी नज़रों से नज़रें मिलाकर एक क्षण के लिए ठिठक गई। जब उसे होश आया तो उसने आइरीन की ओर देखा और एस्मा की ओर इशारा करते हुए पूछा, वह कौन है? है, मैं एस्मा हूँ, आइरीन की छोटी बहन। फिर से मुस्कुराते हुए एस्मा ने पहल की और अपना परिचय दिया, अपनी उम्र के बावजूद, जिसकी तुलना उसकी दादी की उम्र से की जा सकती थी। आइरीन की छोटी बहन? हेजल ने अविश्वास से आइरीन की ओर देखा, मानो पुष्टि का इंतजार कर रही हो। जहाँ तक उसे पता था, आइरीन का सिर्फ एक छोटा भाई था और कोई नहीं, कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं, और इस तरह अचानक एक छोटी बहन प्रकट हो गई। चलो, मैं आइरीन की अपनी बहन नहीं बल्कि उसकी धर्मपत्नी हूँ, एस्मा ने जल्दी से सुधारते हुए कहा। हाँ हेजल, एस्मा मेरी छोटी बहन है, आइरीन ने पुष्टि की, ये जानते हुए कि उसके भाई और एराबेल एस्मा को उसके साथ छोड़ने का फैसला किया था और उसे अपनी छोटी बहन बनाकर उसके साथ खेलना था। ओह, बस इतना ही, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम हेजल है, आइरीन की दोस्त, हेजल ने अपना परिचय दिया। आइरीन ने दोनों लड़कियों को देखा, जिनमें से एक दूसरी दुनिया से आई वाल्कीरी थी और दूसरी एक साधारण जागृत लड़की थी। उसने पाया कि वे न केवल दिखने में बल्कि चरित्र में भी थोड़ी समान थीं। अच्छा हेजल, क्या तुम यहाँ अकेली हो? हमारे लोगों में से कौन आया है? आइरीन ने पूछा।
मैंने केवल रेन और रेचल्स को देखा, हेजल ने उत्तर दिया। टाइटन्स और डोजो, आयरीन बुदबुदाई। उसने टाइटन गिल्ड के सदस्यों को आते ही देख लिया था, लेकिन रेचल उनमें शामिल नहीं थी। आयरीन को एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था कि टाइटन्स ने और भी लोगों को भेजा है। क्या रेन हमेशा की तरह चुप है और अपने तलवार नहीं छोड़ रहा है? हाँ, हमें तो पहले से ही डर था कि कहीं वो गर्लफ्रेंड की बजाय अपनी तलवार से शादी न कर ले, हेजल ने जवाब दिया। हेजल की बातों से आयरीन को एहसास हुआ कि रेन बदला नहीं है। आयरीन ने फ्लावर गार्डन्स गिल्ड के 12 सदस्यों को देखा। जब वे क्वींस गिल्ड के अपने साथियों को देख रहे थे तो एस्मा के पीछे खड़े नेड ने कुछ ध्यान आकर्षित किया। वहां उसके ग्रुप का एकमात्र युवक था और वो आकर्षक भी था, जबकि फ्लावर गार्डन में दोनों लिंगों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। फ्लावर गार्डन के लोगों ने नेड की ओर ईर्ष्या भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया, जिसने उन्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, जिससे वे और भी अधिक घबरा गए। आयरीन, हेजल और एस्मा तीनों 2 समूहों का नेतृत्व करते हुए फ्लेम जोन की ओर चल पड़ी। रास्ते में एस्मा को हेजल के साथ एक सामान्य भाषा मिल गई और उसने उससे उसके कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। हेजल को अपना ज्ञान साझा करने में खुशी हुई, हालांकि दुनिया से संबंधित कुछ बातें उसे थोड़ी अजीब लगीं। जल्द ही दोनों समूह ज्वाला क्षेत्र में पहुंच गए और ये दृश्य देखकर दंग रह गए। 500 मीटर से ज्यादा के दायरे में सब कुछ जल रहा था और सबको हैरानी हुई कि लपटें एक निश्चित सीमा से आगे नहीं फैल रही हैं। वहां इकट्ठा हुए सभी लोग बिना किसी भेदभाव के आग की लपटों को देख रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि जब वे उसके पास थे तो किसी को भी उसकी तेज गर्मी का एहसास नहीं हुआ। बस जब कोई आग के बिल्कुल किनारे तक पहुंचा तो उसकी गर्मी असहनीय हो गई और व्यक्ति तुरंत पीछे हट गया। कितना अद्भुत, हेजल ने दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध होकर कहा। आयरीन ये नहीं चाहती थी कि उसकी बात सुनी जाए, इसलिए उसने आत्मा बल के माध्यम से एस्मा से पूछा, क्या ये वाकई ईदान से संबंधित है? हाँ, जहाँ तक मैं समझती हूँ, ईदान को अग्नि तत्वों से लगाव है और अराबेल को बर्फ और जल तत्वों से, एस्मा ने उत्तर दिया। आयरीन चुपचाप आग की लपटों से घिरे विशाल चौक को देखती रही। क्या ईदान ने ऐसा किया? ईदान? एक परिचित आवाज गूंजी जब वे अपने छोटे भाई ईदान द्वारा बनाए गए ज्वाला क्षेत्र को आश्चर्य से देख रही थी। पीछे मुड़ते ही उसकी नजर एक महिला से मिली जिसकी चील जैसी आंखें तेज थीं। उसके छोटे काले बाल थे और वो लंबी थी। अजीबोगरीब कपड़े पहने एक युवक चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था, अपना चेहरा एक अजीब सी बांस की शंक्वाकार टोपी से छिपाए हुए। उसकी कमर से एक तलवार लटक रही थी और उसका एक हाथ मूठ पर टिका हुआ था। ये युवक हमेशा आयरीन को पुराने रोनिन्स की याद दिलाता था। राहिल, रेन, आयरीन ने उन दोनों को पहचान लिया। रेचल टाइटन गिल्ड की सदस्य थी और उसका प्रेमी नेथन, जो हाल ही में उसका पति बना था, उस गिल्ड का नेता था। उसके पीछे जो युवक था वो रेन था, डोजो गिल्ड का नेता। वो तलवारबाजी का दीवाना था और जहां तक आयरीन को पता था, उसने तलवारबाजी की प्रणाली को जागृत कर लिया था। वे दोनों ही प्रथम जागृत व्यक्तियों में से थे तथा हेजल और आयरीन की तरह वे शीर्ष 10 में शामिल थे और उन्हें फेडरेशन का नायक माना जाता था। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो आयरीन, रेचल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई रेचल, आयरीन ने जवाब दिया और उसकी नज़र रेन पर पड़ी। उसने अपनी बांस की टोपी उठाई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। आयरीन ने भी सिर हिलाया और आ भरी। रेन वैसा ही था जैसा पिछली बार मिला था, वो उतना ही खामोश और अलग थलग था। वैसे बधाई हो रेचल, लगता है तुमने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसकी नज़रों का जवाब देते हुए आयरीन ने रेचल को बधाई दी। धन्यवाद, राहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपके पति नहीं आए? आयरीन ने पूछा। रेचल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, नेथन राजधानी में नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं गिल्ड सदस्यों का नेतृत्व करना पड़ा। मैं समझ गई, आयरीन ने विचार में डूबते हुए कहा। राहिल, क्या तुमने क्रोवी या उन 2 जोकरों को देखा है? हेजल ने पूछा। वो जानना चाहती थी कि क्या शीर्ष 10 में से बाकी लोग भी दिखाई दिए थे। जहाँ तक मुझे पता है क्रोवीमी राजधानी में नहीं है। जहाँ तक उन दोनों भाइयों की बात है, मैंने उनसे बहुत समय से कोई खबर नहीं सुनी है। हो सकता है वे जुनोनिया में हों। हेजल ने सोच में डूबते हुए कहा। पता चला कि आज सिर्फ वे 4 ही यहाँ थे। आप क्या सोचते हैं? राहिल ने फ्लेम जोन को दिलचस्पी से देखते हुए अपने साथियों की राय जानना चाही। कहना मुश्किल है, आयरीन ने पहल करते हुए जवाब दिया। मेरा सुझाव है कि हम थोड़ा समय लें और पहले पता लगाएं कि हम किससे जूझ रहे हैं। हेजल आगे बढ़ी, ज्वाला क्षेत्र के किनारे तक गई और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
लॉ अजीब लग रही है, मानो उसकी अपनी चेतना हो। उसने तुरंत इस अजीबपन को भांप लिया। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह एक अनुभवी अग्नि जादूगर के काम जैसा है, रेचल ने कहा। रेन, जो उनमें से अकेला था, हेजल के पीछे पीछे चल पड़ा। फ्लेम जोन की सीमा तक पहुंचने से पहले उसने लड़ने की मुद्रा अपनाई और तेजी से अपनी तलवार घुमाई। यदि अरबेल और ईदान उसकी गतिविधियों को देख पाते तो वो वार करने से पहले तलवार को घेरने वाली आभा को तुरंत पहचान लेते। झूले ने आग की लपटों को चीरकर एक छेद बना दिया। वाह! ये देखकर भीड़ हैरानी से दंग रह गई। साथ ही रेचल, आयरीन और हेजल ने भी भौएं चढ़ाईं। कुछ सेकंडों में वो अंतराल बंद हो गया और गायब हो गया। ये देखकर रेन ने अपनी तलवार मयान में रख ली, अपनी सीट पर वापस आ गया और कंधे उचकाकर संकेत दिया कि उसने कोशिश की थी। आइए हम समय लें और अन्य समूहों की राय जानें, शायद उनमें से कोई अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेगा, आयरीन ने सुझाव दिया, और तीनों ने उसके सुझाव से सहमति दिखाते हुए सिर हिलाया। हर जागृत व्यक्ति की अपनी यूनिक प्रणाली थी और हर एक की अपनी विशेषताएं थी। थोड़ी देर की चर्चा के बाद सब लोग तितर-बितर हो गए। एस्मे, क्या तुम्हें पता है कि अंदर क्या हो रहा है? ईदान और अरबेल कैसे हैं? आयरीन ने आत्मबल के माध्यम से उत्सुकता और आशा से एस्मे से पूछा। मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। आयरीन के दुर्भाग्य से एस्मे ने अपना सिर हिलाया। फिर फ्लेम जोन की ओर देखते हुए उसने कहा, नेड और मेरे उच्च पद पर पहुंचने से पहले ही मैंने अपनी बहन से संपर्क खो दिया था, इसलिए मैं ठीक नहीं कह सकती कि उसकी हालत क्या है। इसके अलावा ये ज्वाला किसी भी आत्मशक्ति को अंदर आने से रोकती है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि अंदर क्या हो रहा है। आयरीन ने भी इस बात को तब महसूस किया जब उसने अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करने की कोशिश की। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये किस तरह की ऊर्जा है? आयरीन ने पूछा, क्योंकि वो अचानक रजीट हो जाने की वजह से ये सवाल पूछना भूल गई थी। आखिरकार उसने एस्मे से उस अजीब ऊर्जा के बारे में एक सवाल पूछने का फैसला किया। ये पागलपन की ऊर्जा है, एस्मे ने सच छिपाए बिना जवाब दिया, और जो उसने सुना उससे आयरीन डर से कांप उठी। क्या वो सारी भयानक ऊर्जा उसके छोटे भाई ने सोख ली थी? और एस्मे ने अभी क्या कहा? अग्नि के अल्फा वंश का? क्या? आयरीन बेचैनी से पूछा। आखिरकार उसका भाई पहले की तरह ही दिखता था, बिना किसी निशान के कि उसने अपनी नस्ल बदल ली है। शांत हो जाओ आयरीन। एस्मे ने तुरंत आयरीन की गहरी चिंता को भांप लिया और उसे शांत करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। आयरीन और ईदान अब भी इंसान हैं, लेकिन उनमें एक अजीब क्षमता है जिससे वो अपनी नस्ल बदल सकते हैं। ईदान का वंश अल्फा रेस से है, अल्फा ऑफ फायर, और अरबेल का वंश वैल्करीज से है, आइस वैल्करी। आयरीन की चिंता आश्चर्य में बदल गई। ये कैसे संभव है? उसने ऊंची आवाज में कहा, और उसके गिल्ड के सभी लोगों ने उसकी बातें सुनी। क्या कोई गड़बड़ है लीडर? उनमें से एक ने पूछा, और तभी आयरीन को एहसास हुआ कि उसने ये बात जोर से कह दी। नहीं, कुछ नहीं, आयरीन ने जवाब दिया। फिर एक आह भरते हुए उसने अपनी नज़र वापस फ्लेम जोन की ओर घुमा दी। अब जब उसे पता चला कि उसके छोटे भाई की एक वंशावली अल्फा फायर नाम की जाति की है, तो उसे एहसास हुआ कि ये फ्लेम शायद उसी की बनाई हुई है। उसने शायद अपने एसेंशन ट्रायल शुरू करने से पहले इसे स्थापित कर दिया होगा। प्रत्येक आरोहण परीक्षण सिस्टम होस्ट के लिए अनूठा होता है, और वो ये अनुमान नहीं लगा सकती थी कि उसके छोटे भाई और भावी अरेबेल को किसका सामना करना पड़ रहा है। सिस्टम, क्या आपके पास इस फ्लेम के बारे में कोई विचार है? आयरीन ने अपने सिस्टम की राय जानने के लिए पूछा। होस्ट, क्या आपको याद है कि इस सिस्टम ने 1 साल और 9 महीने पहले, जिस दिन आपके छोटे भाई ने अपने सिस्टम को जगाया था, क्या कहा था? बिल्कुल मुझे याद है, आयरीन ने कहा, क्योंकि उसकी याद में सब कुछ कल की तरह था। जैसा कि इस सिस्टम ने कहा था, आपके भाई ने संभवतः एक महाकाव्य दुर्लभ रेरिटी सिस्टम को जगाया है, जिसमें युग्मित विशिष्टता और एक शीर्षक है। ये सुनकर आयरीन ने सोचा कि उसने इतने वर्षों में क्या सीखा था। प्रत्येक सिस्टम की अपनी दुर्लभता होती है, सामान्य, दुर्लभ, महाकाव्य और पौराणिक। जहाँ तक वो जानती थी, हमारी दुनिया में अधिकांश जागृत लोगों के पास एक सामान्य सिस्टम था, जबकि ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके पास दुर्लभ सिस्टम थे। आयरीन स्वयं एक दुर्लभ सिस्टम की होस्ट थी, तथा टॉप 10 में से उसके अन्य परिचित लोग भी ऐसे ही थे। दुर्लभ सिस्टम को सामान्य सिस्टम से अलग करने वाली सबसे खास बात उसका नाम था। उदाहरण के लिए रेन के सिस्टम का एक नाम था स्वॉर्ड्समैन सिस्टम। सामान्य सिस्टमों का कोई नाम नहीं होता है और उन्हें सिर्फ सिस्टम कहा जाता है। अब जबकि उसकी अपनी सिस्टम ने दावा किया कि उसके छोटे भाई के पास एक महाकाव्य सिस्टम है, तो आयरीन सोचने लगी कि ईदान और अरबेल की सिस्टम उसकी अपनी सिस्टम से किस प्रकार भिन्न थे। सिस्टम, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि एक दुर्लभ सिस्टम एक महाकाव्य सिस्टम से किस प्रकार भिन्न होता है? अपनी धारणाओं को त्यागते हुए
आइरीन ने यह प्रश्न अपने सिस्टम से पूछने का निर्णय लिया। जैसा कि आप जानते हैं, एक दुर्लभ प्रणाली, एक नाम और एक विशिष्ट गंतव्य के कारण साधारण प्रणाली से भिन्न होती है, जो इसे साधारण प्रणालियों पर एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। आइरीन को यह जानकारी अभी-अभी याद आई थी और अपने सिस्टम से अनिस्मारक सुनने के बाद उसने मन ही मन सिर हिलाया। एपिक सिस्टम की बात करें तो इसमें रेयर सिस्टम से दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। पहला, यह एक गुणात्मक छलांग है और स्तरों की अधिकतम सीमा में वृद्धि है। दूसरा, यह आपको अपना खुद का टाइटल पाने का मौका देता है। जरा रुको, स्तरों की दहलीज क्या है? आइरीन ने पहली बार ऐसी बात सुनी थी। उसके सिस्टम ने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया था। मेजबान, तीसरी आपदा आ रही है, सिस्टम ने याद दिलाया। तीसरी आपदा के बाद दुनिया अपने विकास के मध्य चरण में प्रवेश करेगी और प्राथमिक चरण को पीछे छोड़ देगी। इस बिंदु पर साधारण चरण की सभी प्रणालियां अपनी प्रगति की सीमा यानी स्तरों की दहलीज तक पहुंच जाएंगी। साधारण प्रणालियों के मेजबानों को आरोहण परीक्षण पास करने और अगले चरण में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि साधारण प्रणालियों के पास आगे बढ़ने का अवसर नहीं होता, जबकि दुर्लभ प्रणालियों के पास दुनिया के विकास के मध्य चरण में ऐसी कोई दहलीज नहीं होती। क्या आप यह कह रहे हैं कि साधारण प्रणाली वाले जागृत लोग 30 से ऊपर का स्तर नहीं बढ़ा सकते? आइरीन इस खबर से चौंक गई। वो जानती थी कि ज्यादातर जागृत लोग साधारण प्रणाली के मेजबान थे और यह एहसास कि वे आगे विकसित नहीं हो सकते उसके लिए चौंकाने वाला था। सभी जागृत लोगों में दुर्लभ प्रणाली के मेजबानों की संख्या बहुत कम थी। चिंता मत करो होस्ट, सभी सिस्टम्स को अपने होस्ट्स को इन सीमाओं के बारे में पहले ही सूचित कर देना चाहिए था। तीसरी आपदा के बाद साधारण सिस्टम्स के सभी होस्ट्स को अपने सिस्टम की दुर्लभता बढ़ाने का समान अवसर मिलेगा। सिस्टम के शब्दों से आइरीन समझ गई कि तीसरे आपदा के बाद रेयर सिस्टम के मेजबानों का महत्व काफी बढ़ जाएगा और उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए। शीर्षकों और विशिष्टता के बारे में क्या आप इसे समझा सकते हैं? आइरीन ने दुर्लभता को थोड़ा बहुत समझ लिया था, लेकिन वो अभी भी विशिष्टता और उपाधि को नहीं समझ पाई थी, जो उसके अनुसार उसके भाई और अराबेल के सिस्टम में तो थी, लेकिन उसके अपने सिस्टम में नहीं थी। मेजबान शीर्षक का अर्थ समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि बिना नाम वाली साधारण प्रणालियां भी उतनी ही हैं जितने आकाश में तारे हैं। उनकी संख्या अनगिनत है। आइरीन भोली नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उसका सिस्टम अन्य दुनियाओं की ओर संकेत करता है जहां सिस्टम मौजूद हैं। दुर्लभ प्रणालियों के लिए एक नाम होने की तुलना आप मनुष्यों के समान नामों से कर सकते हैं। एक जैसे नाम वाले कई दुर्लभ तंत्र हैं, लेकिन साधारण प्रणालियों की कुल संख्या की तुलना में उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या वहाँ बहुत सारे प्राणी हैं जिनके सिस्टम मेरे जैसे हैं? आइरीन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ होस्ट, आप अकेले नहीं हैं जिनके पास इस सिस्टम के समान नाम वाला सिस्टम है। सिस्टम ने पुष्टि की। हर सिस्टम जो महाकाव्य दुर्लभता तक पहुंचता है, उसे एक उपाधि पाने का मौका मिलता है। उपाधि सबसे वांछनीय विशेषताओं में से एक है, जो किसी भी सिस्टम को विशिष्ट और अन्य मोस्ट सिस्टम से अलग बनाती है। उपाधियां अपनी दुर्लभता और महत्व में भी भिन्न होती हैं। कुछ व्यापक हैं और कुछ अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन सबसे सामान्य उपाधियों की भी संख्या पर एक सख्त सीमा है। आइरीन समझ सकती थी कि सिस्टम की आवाज की एकरसता के बावजूद शीर्षकों के मामले में वो गंभीर लग रहा था। उसके सिस्टम का कोई शीर्षक नहीं था और यह स्पष्ट था कि उसका सिस्टम इसके लिए कितना प्रयास कर रहा था। अद्वितीयता के बारे में क्या? आइरीन ने पूछा, यह सुनिश्चित करने के बाद कि फ्लेम जोन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अब तक किसी ने कुछ नया या मूल्यवान नहीं खोजा है। आइरीन ने अपने सिस्टम और अपने छोटे भाई के सिस्टम के बीच आखिरी बचे हुए अंतर के बारे में पता लगाने का निर्णय लिया। अद्वितीयता सिस्टम्स का एक अत्यंत दुर्लभ गुण है, जिसकी उपस्थिति उन्हें सचमुच अद्वितीय बनाती है। आपके भाई और उसकी प्रेमिका के सिस्टम्स की जोड़ी ही उनके सिस्टम्स को सचमुच अद्वितीय बनाती है। और भी अनोखे गुण हैं, लेकिन वो और भी दुर्लभ हैं, उपाधि वाले सिस्टम से भी दुर्लभ। मेजबान, यह प्रणाली कुछ विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आपके परिचित जुड़वां जिनके पास एक दुर्लभ प्रणाली है, वास्तव में अद्वितीय प्रणालियों के मालिक हैं। सिस्टम की ओर से इस तरह के अप्रत्याशित बयान से आइरीन चकित रह गई। क्या तुम मेरा मतलब रोमा और क्रिस से कह रही हो?
उसने पूछा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो किन जुड़वां बच्चों की बात कर रही है। हाँ, ये वही है, सिस्टम द्वारा पुष्टि की गई। अब जब सिस्टम अनोखेपन की बात कर रहा था, आइरीन सोच में डूब गई। उसे उन दोनों भाइयों के बारे में जो कुछ भी पता था और उनमें क्या क्या अजीब था, सब याद आने लगा था। सिस्टम द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान में रखते हुए उसे यह भी शक होने लगा कि ये अजीबोगरीब बातें शायद उनकी अनोखी होने की वजह से ही जुड़ी हैं। लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वो यह नहीं समझ पाई कि उनकी खासियत क्या है। उसे बस एक अस्पष्ट सा शक था। होस्ट, क्या अब आपको एहसास हुआ कि आपके छोटे भाई ने जिस सिस्टम को जगाया है वो कितना अनोखा है? उसके सिस्टम में एक अद्भुत दुर्लभता है, अपनी विशिष्टता है और शायद एक शीर्षक भी। उसके सिस्टम में लगभग वो सब कुछ है जो हर मौजूदा सिस्टम पाना चाहता है। अब जब उसके सिस्टम ने उसे सिस्टम की दुर्लभता, उनकी विशिष्टता और उनके शीर्षक के बीच का अंतर समझा दिया था, तो आइरीन को भी एहसास होने लगा कि ईदान और अराबेल कितने भाग्यशाली थे, या फिर बदकिस्मत। अगर दूसरों को यह बात पता चली तो क्या वे ईर्ष्या के पात्र नहीं बनेंगे? आखिरकार खजाना और दौलत होने से हमेशा खुशी नहीं मिलती। जबकि आइरीन अपनी आंखें ज्वाला क्षेत्र से हटाए बिना विचारों में खोई हुई थी, दो गोल आंखें शून्य से उसे देख रही थीं। वो आंखें एक मोटे युवक की थीं जो आइरीन को मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। वह एक छोटी सी जगह में था जो किसी साधारण कमरे जैसी लग रही थी। उसके सामने कई पर्दे लगे थे जिनसे वो आइरीन को देख रहा था। कमरा अस्त व्यस्त था, कूड़ा कचरा और बचा खुचा खाना हर जगह बिखरा पड़ा था। दीवार के पास एक शेल्फ था जिस पर कार्टून, एनिमे और खेलों के पात्रों की अनेक आकृतियां लगी हुई थीं। आह, सिस्टम चान, देखो यह कितनी खूबसूरत है। ये तो सचमुच की रानी है। मैं इसे कितना भी देखूं थकता नहीं हूँ, उस आदमी ने कहा और उसकी आवाज थोड़ी सी कर्कश प्रशंसा से भरी थी। होस्ट, मर जाओ, सिस्टम की आवाज जवाब में गूंजी। बूह, कितना असभ्य। सिस्टम चान, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो आदमी खुठाने लगा। भले ही उसका एक बेटा है, फिर भी वो बहुत खूबसूरत है, उस आदमी ने प्रशंसा से कहा। फिर अपने शरीर की ओर देखा। ऐसे शरीर के साथ कोई भी मेरी ओर नहीं देखेगा, उसने झुंझलाहट के साथ सोचा। उसके पेट पर चर्बी महसूस हुई। पर्दे पर लौटकर उसने आइरीन के आसपास की सभी खूबसूरतियों को निहारा और उनमें से प्रत्येक की तस्वीर खींचकर अपने पास रख ली। समय समय पर वो इन विशाल चित्रों और सुंदरता को देखकर आत्मसंतुष्टि में डूब जाता था। उस आदमी को समझ आ गया कि वो अपने शरीर के साथ कभी भी उन जैसी खूबसूरत महिलाओं के साथ संबंध नहीं बना पाएगा। अपने विचारों से संतुष्ट होकर उसने अपनी नजर ज्वाला क्षेत्र की ओर घुमाई और एक क्षण सोचने के बाद अपनी जिज्ञासा शांत करने का निर्णय लिया। उसने अपना कमरा वहां निर्देशित किया जो शून्य में छिपा था और ज्वाला क्षेत्र उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था। लगभग 500 मीटर चलने के बाद स्क्रीन पर एक अद्भुत तस्वीर उभरी। एक अर्धनग्न और बेहद खूबसूरत लड़का छोटे काले बालों वाली एक युवती को गले लगाए हुए था, जो उसकी बाहों में अजीब तरह से रो भी रही थी और हंस भी रही थी। उसकी नजर युवक के शरीर पर पड़ी जो उसकी नजर में सुंदरता की दृष्टि से लगभग पूर्ण था। उसकी सारी मांसपेशियां लगभग दोष रहित लग रही थीं। इस आदमी का शरीर एकदम परफेक्ट है। मोटा आदमी स्वप्नमत होकर मुदबदाया। वो अपनी नजरें ईदान से हटा नहीं पा रहा था। मोटे आदमी ने, जिसका जन्म के समय नाम लियोपोल्ड था और उसके परिवार ने उसे सिर्फ लियो नाम दिया था, ईदान के शरीर को बड़ी प्रशंसा से देखा। उसने सोचा कि दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा उसे ऐसा ही शरीर चाहिए। सिस्टम चान, इसे देखो, ये आदमी तो अद्भुत है, लियो ने सच्ची प्रशंसा के साथ कहा। बिल्कुल नहीं, ये असंभव है। मुझे पुरुष पसंद नहीं है, मुझे महिलाएं पसंद हैं। रानी आइरीन, यूलिया। लियो बुदबुदाने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो ईदान के शरीर के प्रति अस्वस्थ आकर्षण से ग्रस्त हो रहा था। ओ, वो क्या कर रही है? वो उसे परेशान कर रही है। लियो ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां एरेबल का हाथ उस पट्टी को हटाने की कोशिश कर रहा था जिसे ईदान ने अपनी गरिमा को थोड़ा छिपाने के लिए उसके चारों ओर लपेटा था। अरेबल के छोटे भाई दिखाने की पुकार सुनकर लियो का कान थोड़ा फड़क गया। उफ, वो हांफता हुआ बोला, ये देखते हुए कि लड़के ने लड़की को पट्टी के नीचे क्या छिपा है नहीं दिखाया। फिर लियो ने आह भरी। उसे अफसोस हुआ कि वो खुद उसे देख नहीं पाया, और जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपना सिर जोर से मेज पर दे मारा। धमाका। हे भगवान, मुझे क्या हो रहा है? रानी आइरीन, यूलिया। लियो बुदबुदाने लगा, सुंदर महिलाओं की छवियों को याद करने की कोशिश करते हुए ईदान की छवि को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है? वो किसे बुला रहा है? कोको?
लियो हैरान था जब उसने देखा कि ईदान इधर-उधर देख रहा है और कोको को बुला रहा है। ओह, ये कहाँ से आया? लियो ने आश्चर्य से कहा जब उसने देखा कि एक छोटा सा पत्थर ईदान के सिर के पीछे आकर लगा। लियो ने तुरंत अपना ध्यान मुख्य स्क्रीन के बगल में लगी दूसरी स्क्रीन पर लगाया और अपने आसपास हो रही हर चीज दिखा रहा था। हालांकि वे आकार में छोटी थीं, लेकिन जब लियो ने उन पर ध्यान केंद्रित किया तो उनका आकार बढ़ गया। उस लड़के, लड़की और आग की लपटों के अलावा वहां कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छी बच्ची, क्या उन दोनों के अलावा यहाँ कोई और भी है? ईदान की बातें सुनकर लियो सवाल पूछता रहा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो कोको को देख नहीं पा रहा था, जो उस समय छोटी सी दरार से ईदान को देख रही थी। सिस्टम जान, क्या हो रहा है? लियो ने अपने सिस्टम से पूछा। कोई टिप्पणी नहीं। सिस्टम को पता नहीं था कि क्या जवाब देना था। सिस्टम जान, तुम बेकार हो, लियो ने टिप्पणी की। सिस्टम ने लियो को एक नाराज स्माइली चेहरा भेजा। लियो पहले से ही सिस्टम से ऐसी प्रतिक्रियाओं का आदी था और उसे इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे अपने सिस्टम के साथ बातचीत करना मजेदार लगा। ओ नहीं, लियो ने लगभग चिल्लाते हुए कहा जब उसने देखा कि वो आदमी उठकर कपड़े पहनने लगा है। दूसरी तरफ जब उसे अंततः अपने सपनों का शरीर दिखना बंद हो गया तो उसने राहत की सांस ली। धिक्कार है, लियो मन ही मन चिल्लाया। मेरे पास स्क्रीनशॉट लेने का समय ही नहीं था। शांत होकर उसने सोडा उठाया, उसे खोला और एक घूंट पीकर उस जोड़े को देखता रहा। चलो पता लगाते हैं कि वे कौन हैं, लियो ने तय किया और पास जाकर अरबेल और ईदान के चेहरों की तस्वीरें लेने लगा। फिर उसने मैच सर्च चालू कर दिया। उसके सिस्टम से जुड़े एक विशेष प्रोग्राम ने तस्वीरों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया और वेब पर मिलान खोजना शुरू कर दिया। 1 मिनट के भीतर खोज पूरी हो गई और जोड़े के बारे में जानकारी अलग-अलग स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। इसाबेला वाइट, लियो ने प्रोग्राम में दिखाया गया नाम पढ़ा। उसने जल्दी से सारी जानकारी देखी, लेकिन उसे कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला सिवाय इसके कि इस लड़की का मंगेतर एथिन गोल्डविंग लग रहा है। अच्छा, तो उस आदमी के बारे में क्या? ये सोचते हुए लियो ने अपना ध्यान ईदान के रिजल्ट पर केंद्रित किया। ईदान फेन, प्रोग्राम द्वारा दिए गए नाम को पढ़ते हुए वो बुदबुदाया। क्या मतलब है तुम्हारा संभावना कम है? इसका मतलब है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ मेलों के अलावा इस व्यक्ति का वेब पर कोई और मेल नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि ये ईदान फेन कौन है? लियो ने प्रोग्राम द्वारा ईदान के बारे में इकट्ठी की गई जानकारी खोली, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर नजर डाली वो आश्चर्य से ठिठक गया। भाड़ में जाओ, आइरीन का छोटा भाई! लियो ने ये जानकारी देखकर, जो उसे बहुत हैरान कर गई, चिल्लाकर कहा, क्या ये आदमी रानी आइरीन का छोटा भाई है? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुख्य स्क्रीन के माध्यम से लियो ने देखा कि ईदान ध्यान से चारों ओर देख रहा था और आत्मा बल का उपयोग करके लड़की के साथ संवाद कर रहा था। लियो ने अपना ध्यान पुनः उस जानकारी पर केंद्रित किया जो उसके सिस्टम ने वेब से इकट्ठा की थी। ओह यस, मुझे याद आया। लियो ने ईदान के बारे में जानकारी पढ़ते हुए खुद से पूछा। 1 साल और 9 महीने पहले नायिका आइरीन के छोटे भाई ने प्रसिद्ध मॉर्गन परिवार की वंशज अरेबल मॉर्गन से सार्वजनिक रूप से विवाह का प्रस्ताव रखा था और वो मान गई थी। सिस्टम को इस विवाह के प्रस्ताव का एक वीडियो भी मिला और लियो ने तुरंत उसे लॉन्च कर दिया। वीडियो में वो इतना सुंदर नहीं है जितना अब है। लियो ने 1 साल और 9 महीने पहले के ईदान की तुलना उसके वर्तमान रूप से की। इसके अलावा जब वो यहाँ है तो उसकी मंगेतर कहाँ है? अरेबल मॉर्गन कहाँ है? वो इसाबेला वाइट के साथ क्यों है? क्या वो एथिन गोल्डविंग की मंगेतर नहीं है? यहाँ क्या हो रहा है? लियो का छोटा सा दिमाग पूरी क्षमता से काम करने लगा और विभिन्न सिद्धांतों को जन्म देने लगा, सबसे सरल से लेकर सबसे अजीब और सबसे अविश्वसनीय तक। एथिन आइरीन के ग्रुप के साथ फ्लेम जोन के बाहर था ना? लियो ने पूछा। हाँ होस्ट, वो वहाँ था। उसके सिस्टम ने इसकी पुष्टि की। हो, क्या इसका मतलब है कि ईदान अपनी मंगेतर अरेबल मॉर्गन को छोड़कर एथिन गोल्डविंग की मंगेतर इसाबेला वाइट के साथ धोखा कर रहा है? लियो ने स्क्रीन पर जोड़े को देखते हुए पूछा। ये कितना बदमाश है, उसने सोचा। सिस्टम, हमारे पास कितने क्रेडिट बचे हैं? लियो को याद आया कि उसका आखिरी केस काफी समय पहले हुआ था। लगभग कुछ नहीं, इस गति से तो ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। शायद हमें ईदान को अपना निशाना बनाना चाहिए, लियो ने अनिश्चितता से पूछा। लेकिन वो रानी आइरीन का भाई है। लियो अपने कार्यों से स्वप्नों की देवी के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था।
लियो सोच ही रहा था कि आगे क्या करे, तभी उसके कमरे के पीछे खाली जगह में एक छोटी सी दरार पड़ गई। एक छोटे लोमड़ी के बच्चे का चेहरा उसमें से झांका, जो हैरान और उत्सुक लग रहा था। कोको अपने मालिक पर 2 बार पत्थर फेंकने के बाद संतुष्ट और थोड़ा शांत हुई। वो शून्य में भटक रही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी विचित्र चीज दिखाई दी और वो उत्सुकतावश वहां चली गई और अब उसके सामने एक अद्भुत एकांत कमरा प्रकट हुआ। कोको ने बिना किसी की नजर पड़े एक छेद खोला और अंदर जाकर देखने लगी कि वहां क्या है। उसे एक आश्चर्य हुआ। उसे एक मोटा आदमी मिला जो उसके आकाओं पर नजर रख रहा था। इस खोज ने उसे बहुत हैरान कर दिया। एक अच्छी लड़की की तरह, जैसा कि ईदान उसे बुलाता था, कोको चुपचाप अंदर घुस गई और एक ऐसी जगह पर गिर पड़ी जहां कोई मलबा नहीं था। उसने तुरंत अपना बैग उतारा, कैमरा निकाला और चुपचाप उस आदमी और कमरे के सामान की कई तस्वीरें खींची। अपने काम से संतुष्ट और ये सोचकर कि अगर वो अपने मालिक को ये तस्वीरें दे दे तो उसे उनसे कितनी मिठाइयां मिलेंगी, कोको ने बड़ी मुस्कान के साथ सारा सामान अपने बैग में रखना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो जाने ही वाली थी तो उसकी नाक में किसी स्वादिष्ट चीज की खुशबू आई। हो, ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं ताकि रानी आइरीन को कोई नुकसान न हो। उसे अपने नालायक छोटे भाई को दोष देना चाहिए, जिसने किसी और की मंगेतर के साथ संबंध बनाने का फैसला किया और एरेबल मॉर्गन जैसी आकर्षक लड़की को धोखा दिया। मुझे उस पर थोड़ा अफसोस हो रहा है कि उसने ऐसे बदमाश को चुना। इसी सोच के साथ लियो ने ईदान की बेवफाइयों, उसके अतीत और हर उस चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो उसे महत्वपूर्ण लगती थी। वो ईदान को ब्लैकमेल करना चाहता था और उसकी चुप्पी के लिए एक अच्छा इनाम पाना चाहता था। हाँ, लियो को रहने और अपना कमरा चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी। उसे आश्चर्य हुआ कि लियो 9 महीने पहले जागृत हो गया। अचानक सिस्टम जागृत हो गया, वो भी जागृत सीरम का उपयोग किए बिना प्राकृतिक जागृत लोगों में से एक बन गया। अपने ज्यादा वजन की वजह से वो ज्यादातर जिंदगी अपने कमरे में ही बिताता था, शायद ही कभी बाहर निकलता था। सिर्फ उसका परिवार, उसकी माँ, बड़ा भाई और बहन कभी कभी सफाई करने और कचरा बाहर निकालने के लिए उससे मिलने आते थे। उन्होंने लियो को भी प्रभावित करने की कोशिश की, जो अपने कार्यों से परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा था। हालांकि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद लियो हिकिकोमोरी के प्रति समर्पित रहा। यदि उन्होंने सारा कचरा बाहर नहीं निकाला होता तो घर में अप्रिय गंध आ जाती। होश में आने के बाद लियो कुछ देर के लिए असमंजस में रहा, पर फिर जब उसे अपने सिस्टम की कार्यप्रणाली का एहसास हुआ तो उसने पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कई कोशिशों के बाद उसे वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। अमीर और मशहूर लोगों से आपत्तिजनक सामग्री इकट्ठा करना, उन्हें ब्लैकमेल करना और फिरौती मांगना। पिछले 9 महीनों में उसने अपनी विधि को 10 से ज्यादा बार सफलतापूर्वक लागू किया है और अब उसे पता चल रहा है कि कई लोग उसे ढूंढने लगे हैं। हालांकि सिस्टम की बदौलत वो हमेशा किसी की नज़र में नहीं आता था और कोई निशान नहीं छोड़ता था, इसीलिए उसे यकीन था कि कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। इस बार वो पता नहीं चलेगा, इस विश्वास के साथ लियो को ये राज उजागर करने की प्रेरणा मिली। ईदान की जानकारी से उसे पता चला कि मॉर्गन और ह्यूग, 2 शक्तिशाली परिवार उसका पीछा कर रहे थे। इस जानकारी का उपयोग करके वो ईदान से बहुत लाभ उठा सकता है। इसके अलावा वो इस जानकारी का उपयोग क्रिस्टोफर ह्यूग से पैसे प्राप्त करने के लिए भी कर सकता है। हाँ, लियो खुश हुआ, ये कल्पना करते हुए कि उसकी योजना कैसे साकार होने लगी है। लियो की हंसी अचानक शांत हो गई जब उसने अपने कान के कोने में पीछे से एक संदिग्ध सरसराहट सुनी। तुरंत उसे बुरा महसूस हुआ और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सावधानी से आवाज की और मुड़ते हुए लियो ने देखा कि सरसराहट करते कैंडी पैकेट से कुछ डला हुआ और फूला हुआ पदार्थ बाहर निकल रहा था। चूहा? यही पहला विचार उसके दिमाग में आया, लेकिन फिर उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। वो इस समय शून्य में था और उसके कमरे में कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती थी। एक साधारण चूहे की तो बात ही छोड़ दें। शायद सुपर चूहा, एक जागृत चूहा। एक हास्यास्पद विचार लियो के दिमाग में कौंध गया। कमरे में छाए सन्नाटे को देखकर पैकेट में रखी आकृति भी रुक गई। कुछ सेकंड बाद उसमें से एक लोमड़ी का बच्चे का सिर बाहर आया। लियो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोको और लियो एक दूसरे को घूर रहे थे। कोको सबसे पहले संभली। उसने जल्दी से चॉकलेट का एक पैकेट उठाया, अपनी पूंछ हिलाई, जगह चीरी और तुरंत पानी में कूद पड़ी। लियो स्तब्ध रह गया जब तक लोमड़ी का बच्चा गायब नहीं हो गया और शून्य बंद नहीं हो गया। होस्ट, आप मुसीबत में हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में। लियो को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। वो जो कुछ हुआ था उससे स्तब्ध था। जिंदगी में पहली बार उसने ऐसी किसी चीज का सामना किया था और ये लोमड़ी का बच्चा उसके, जैसा कि वो समझता था, अभेद्य आश्रय में घुस गया था। होस्ट, स्क्रीन पर देखो, सिस्टम ने लियो से कहा। सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए लियो ने स्क्रीन पर देखा और जो कुछ उसने देखा वो उससे डर गया।
वो छोटी लोमड़ी अब एडान नाम के एक लड़के के सिर पर बैठी थी और उसके बालों से खेल रही थी। नेट का इंतजार करते हुए एडान ने सावधानी से इधर उधर देखा। उसे अभी भी किसी की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, लेकिन उसने लाख कोशिश की, फिर भी उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। उसने पहचान की आंख भी लगाई, लेकिन वो भी काम नहीं आई। पहचान की आंख अभी भी पहले स्तर पर थी। एडान और एरेबल को बस यादृच्छिक जानकारी के बीच विभिन्न प्राणियों में कम से कम 33 कमजोरियां ढूंढनी थी। जब एडान ये सोच रहा था कि पहचान की आंख के स्तर को जल्दी से कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके सिर के ऊपर एक दरार खुल गई और कोको बाहर कूदा और सीधे उसके सिर पर आ गिरा। कोको ने एडान का सिर पकड़ लिया और उसके बाल खींचने लगा। कोको! एडान ने उसके अजीब व्यवहार से आश्चर्यचकित होकर पुकारा। एडान का ध्यान आकर्षित करने के बाद कोको, जो अभी भी उसके सिर पर बैठी थी, अपना बैग निकाला और कुछ तस्वीरें निकाली जो उसने तुरंत एडान को दे दी। एडान ने उत्सुकता से हाथ बढ़ाया और ये जानकर प्रिहर्ष आश्चर्य हुआ कि कोको ने उन्हें बिना किसी फिरौती के दे दिया। तस्वीरों को देखते हुए उसने छोटे काले बालों वाले एक मोटे आदमी को देखा, जो उन अजीबोगरीब स्क्रीनों को ध्यान से देख रहा था जिन पर उसे और एरेबल को दिखाया जा रहा था। एडान तुरंत आश्चर्य से स्तब्ध रह गया और उसे ये बात समझ में आ गई। तो मेरा अंतर्करण सही था और कोई सचमुच हमें देख रहा है, उसने जोर से कहा। एरेबल, जो तब तक थोड़ा ठीक हो गई थी लेकिन अभी भी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, उसने भी उसकी बातें सुनी। कोको एडान के सिर पर बैठी हुई कई बार सिर हिलाकर यही संदेश दे रही थी, जैसे वो इसके प्रश्न की पुष्टि कर रही हो, और उसने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा भी किया। लियो, जो चुपचाप देख रहा था, लोमड़ी के बच्चे के सीधे उसकी ओर इशारा करने पर चौंक गया। एडान ने भी उसी तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। हालांकि लियो को ऐसा लग रहा था जैसे कि एडान शून्य से सीधे उसे ही देख रहा हो, लेकिन फिर जब उसे ठीक से याद आया कि उसका कमरा कहाँ है, तो वो शांत हो गया। और तुम्हें क्या पता चला? तुम मेरे बारे में कुछ भी नया नहीं जान पाओगे। लियो को यकीन था कि वेब पर उसकी तस्वीर होने के बावजूद बहुत कम लोग उसे पहचान पाएंगे। आखिरकार वेब पर उसकी लगभग कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ वही तस्वीरें थी जिनमें वो बहुत छोटा था। एडान ने इसके बारे में सोचा और इस तस्वीर में पहचान की आंख लगाने का निर्णय लिया। ओह, लियोपोल्ड ग्रिफिथ्स! पहचान की आंख लगाने के बाद एडान द्वारा बोले गए शब्द नीले आकाश से बिजली की तरह लियो पर गिरे और वो डर के मारे लगभग गीला होने वाला था। कैसे? उसे मेरा नाम कैसे पता चला? लियो घबरा गया। ये सब चला गया, ये सब चला गया, उसने डर से कांपते हुए दोहराया। घबराहट में उसने तुरंत अपने सिस्टम की क्षमता को रद्द कर दिया और उसके आसपास का माहौल कांप उठा। उसने खुद को अपने कमरे में पाया, उस बहुमंजिला घर में जहां वो संघ की राजधानी के बाहरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। लियो के जागृत होने के बाद ये पहली बार था कि कोई उसकी उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम था। उसकी पहचान की तो बात ही छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, उसने जो हो रहा था उसे नकारने की कोशिश की। लियो ने इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए बेचैनी से प्रयास करना शुरू कर दिया तथा समस्या से बाहर निकलने या समाधान की योजना बनाने लगा। मेरे पास उसके बारे में बहुत कुछ है। मैं उसे धमकी दे सकता हूँ कि अगर उसने मुझे बताया तो मैं एथेन की मंगेतर के साथ उसके रिश्ते और बाकी सब कुछ बता दूंगा। मैं सब कुछ बता दूंगा, उसने शांत होने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। हाँ, शायद ये काम कर जाए। ओह! पहचान। नाम लियोपोल्ड ग्रिफिथ्स, जाति मानव, आयु 18, यादृच्छिक जानकारी अधिक वजन। ओह, लियोपोल्ड ग्रिफिथ्स, एडान ने अपने सामने दिखाई देने वाली जानकारी को देखते हुए कहा, ताकि दर्शक को ये स्पष्ट हो सके कि वो जानता है कि वो कौन है। 18 साल का और ज्यादा वजन वाला, ये अब तक देखी गई सबसे बेकार और बेतरतीब जानकारी में से एक थी। फोटो से ही साफ था कि वो लड़का ज्यादा वजन से परेशान था। एडान में अपना सिर और आंखें ऊपर उठाकर ये देखने की कोशिश की कि उसके बाल कौन खींच रहा है। गया गया। जब एडान ने मानसिक संपर्क का इस्तेमाल किया तो उसे तुरंत जवाब सुनाई दिया। तो वो भाग गया, एडान ने पूछा और कोको ने कई बार सिर हिलाया। एडान को कोई हैरानी नहीं हुई, तस्वीरों से उसे अंदाजा हो गया था कि वे किस तरह के इंसान से मिले थे। क्या चौकीदार चला गया है? अरेबेल ने मानसिक संपर्क के माध्यम से पूछा। हाँ, वो चला गया है, एडान ने पुष्टि की और फिर अरेबेल को लियो की एक तस्वीर दी। तस्वीरें हाथ में लेकर देखने वाली की तरफ देखते हुए अराबेल के अंदर फिर से बुरे विचार और भावनाएं भड़कने लगीं। ये सोचकर कि जब वो रो रही थी और अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रही थी तो कोई उसे देख रहा था, उसके बुरे विचार और भी भड़क गए। अराबेल के मन में इस मोटे आदमी को मारने की इच्छा जाग उठी। इस बार क्या हुआ? एडान ने अपना सिर और आंखें फिर से उठाएं, ये पहचानने की कोशिश करते हुए कि किसने फिर से उसके बाल खींचने शुरू कर दिए।
कैंडी, कैंडी। उसने अंततः कोको को अपनी सेवाओं के लिए भुगतान मांगते हुए सुना। सिस्टम, मेरे लिए एक पैकेट खरीद दो, ईदान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा और उस परेशान करने वाली लड़की को धन्यवाद देने का फैसला किया। चूंकि उसके पास पिछले पैकेट से सिर्फ 2 कैंडी बची थी, इसलिए उसने एक नया पैकेट खरीद लिया। लो कोको, तुम्हारी मदद के लिए एक, उसने पहली कैंडी बढ़ाते हुए कहा। कोको ने खुशी से उसे लिया और तुरंत अपने मुंह में डाल लिया। और दूसरी कैंडी तुम्हारी पूंछ के लिए माफी है। जब ईदान ने बेचारी लड़की की पूंछ देखी तो उसे समझ आ गया कि कोको उस पर इतना गुस्सा क्यों है। कोको ने तुरंत दूसरी कैंडी अपने बैग में छिपा ली। तीसरी वाली देखने वाले पर ध्यान देने के लिए है, ईदान ने नए पैकेट से तीसरी कैंडी देते हुए कहा। चौथी कैंडी उसकी फोटो लेने और हमें चेतावनी देने के लिए है, उन्होंने चौथी कैंडी देते हुए कहा। और 5वां उपाय ये है कि तुम मेरे सर से उतर जाओ और अपनी विशेष क्षमता से मालकन को थोड़ा शांत करने में मदद करो। ईदान ने ये देखा कि अराबेल के साइड इफेक्ट के लक्षण फिर से उभर आए हैं। उसने ये देखने का फैसला किया कि क्या कोको की शांत करने वाली क्षमता काम करेगी। कोको की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे एक साथ 5 कैंडी मिली। उसने एक को चबाना शुरू कर दिया था और बाकी चालों को उसने सावधानी से अपने बैग में रख लिया। मास्टर से टास्क और उसका इनाम पाकर कोको खुशी से नीचे कूद पड़ी और अराबेल के पास दौड़ी। कोको, अरेबेल चिल्लाई। उसे भी एहसास हुआ कि उसके साथ फिर से कुछ गड़बड़ है। उसने खुशी से कोको की ओर अपनी बाहें फैला दी। अराबेल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और इतनी जोर से गला लगाया कि कोको की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। हैरानी की बात ये थी कि उसने चबा रही कैंडी भी थूक दी। ओ मुझे माफ कर दो कोको, मुझे माफ कर दो, अरेबेल चिल्लाई। उसे एहसास हुआ कि उसने कोको का गला लगभग अपनी बाहों में घोंट ही दिया था। वो खुद बहुत डरी हुई थी। वो ये शिकायत करने के बजाय कि मालकन ने उसका गला लगभग घोंट ही दिया था, कोको रोने लगी क्योंकि उसने कैंडी थूक दी थी। लो रो मत कोको, अराबेल ने अपने भंडार से एक नई कैंडी निकाली और कोको को थमा दी ताकि वो उस कैंडी की जगह ले ले जो उसने थूक दी थी। तभी कोको शांत हुई। क्या ये काम कर रहा है? ईदान ने थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अराबेल से पूछा। हाँ, इससे मदद मिलती है, अराबेल ने कोको को प्यार से गले लगाते हुए कहा। दंपति को खुशी हुई कि कोको की पागलपन की ऊर्जा के दुष्प्रभाव को कम करने की क्षमता बहुत काम आई, जिससे अराबेल को थोड़ा आराम मिला। कोको, ये लो, ईदान ने अराबेल से लियो की तस्वीरें लीं और कोको को दे दी। जैसे ही नेड आए, ये तस्वीर मेरी बड़ी बहन आयरीन के पास ले जाना। कोको ने सुना कि मास्टर उससे बातें कर रहे हैं और उसने ईदान को ध्यान से देखा। हालांकि मास्टर ने उसकी पूंछ में आग लगा दी थी, फिर भी उसे उसके लिए एक कैंडी का टुकड़ा दिया। वो जानती थी कि हर काम पूरा करने पर उसे और भी ज्यादा मिठाइयाँ मिलेंगी, और जब ईदान उसकी ओर मुड़ा तो उसकी आंखें चमक उठीं। कोको की जलती आंखें देखकर ईदान ने आह भरी। कोको से एक्टिंग करवाना तो आसान है, पर ये कैंडीज तो बहुत महंगी हैं। अराबेल उसकी बात सुनकर बस हंस पड़ी। हाँ, कोको की कैंडीज वाकई बहुत महंगी थीं, लेकिन वे बेहद उपयोगी थीं। बातचीत के दौरान दोनों ने मानसिक जुड़ाव के जरिए बात की, यहाँ तक कि जब उन्होंने कोको से मदद मांगी भी। कोको ने फोटो ली और उसे अपने पंजों में कसकर पकड़ लिया, ये जानते हुए कि जैसे ही वो ये काम पूरा करेगी, ये फोटो कैंडी में बदल जाएगी। तुम चौकीदार के साथ क्या कर रहे हो? जैसे ही ईदान ने कोको को कार्यभार सौंपा, अराबेल ने पूछा। खैर, मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मेरे पास कुछ विचार हैं, ईदान ने उत्तर दिया। बेले, एस्मा से कहो कि वो आयरीन से लियोपोल्ड ग्रिफिथ के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहे। कोको उसे फोटो देगी ताकि वो उसे पहचान सके। उसे ये भी बताओ कि ईदान उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। उसके जवाब के तुरंत बाद ईदान ने अराबेल से एस्मा को उनके अनुबंध के माध्यम से एक संदेश भेजने के लिए कहा। और हाँ, उसे उसके खिलाफ कुछ भी करने मत देना, ईदान ने कहा। उसे डर था कि अगर आयरीन को पता चल गया कि लियोपोल्ड कौन है तो वो उसके साथ कुछ कर सकती है। क्या आप उसमें रुचि रखते हैं? अराबेल ने पूछा, ये देखते हुए कि ईदान को लियोपोल्ड नामक इस पर्यवेक्षक में रुचि थी। बिल्कुल, उसमें बिना किसी की नज़र में आए जासूसी करने की अद्भुत क्षमता है। ये मुझे कोको के शून्य में छिपने के हुनर की याद दिलाता है। ईदान ने इस रहस्यमय दृष्टा में अपनी दिलचस्पी अराबेल से नहीं छिपाई। उसकी तस्वीर देखकर लगता है कि वो एकांत प्रिय है, शायद नीट या हिकिकोमोरी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उसका सिस्टम किसी ऐसी चीज से जुड़ा हो। ये जानकर ये माना जा सकता है कि वो एक स्वाभाविक रूप से जागृत व्यक्ति है, जिसने अभी तक जागृत व्यक्ति के रूप में पंजीकरण नहीं कराया है, जिसका मतलब है कि उसका किसी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वो एक अकेला व्यक्ति है। ईदान ने अपने विचार अराबेल के साथ साझा किए।
क्या ऐसा चरित्र एक आदर्श उम्मीदवार नहीं है? ईदान ने अराबेल की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। वो तुरंत समझ गई कि ईदान का क्या मतलब था और इस दृष्टिकोण से स्थिति को देखते हुए वो भी उसकी राय से सहमत हो गई। आखिरकार सिस्टम ने उन्हें अपना स्वयं का गिल्ड बनाने और 5 सदस्यों को नियुक्त करने का कार्य दिया था, और ऐसी क्षमता वाला ऐसा जागृत व्यक्ति इसके लिए आदर्श उम्मीदवार होगा। ज्वाला क्षेत्र के बाहर उपस्थित सभी लोगों ने कुछ देर बाद देखा कि ज्वाला की तीव्रता कम होने लगी थी। इस अचानक बदलाव ने एक और चिंता पैदा की तो दूसरी ओर जिज्ञासा भी जगाई। हर कोई सोच रहा था कि इस रहस्यमय ज्वाला क्षेत्र के अंदर क्या छिपा है। पुरानी दुनिया में आपदा से पहले कोई भी इतना इंतजार नहीं करता था। सबको समझ आ जाता था कि ये बस एक जंगल की आग है और अंदर जली हुई राख के ढेर और जलने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आपदा के बाद सब कुछ बदल गया। ऐसी अप्रत्याशित घटना से किसी दुर्लभ कलाकृति से लेकर किसी दुर्लभ जानवर तक कुछ भी प्रकट हो सकता है, जिसका शिकार करके अच्छी कमाई की जा सकती है। बस सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? समूह के बाकी सदस्यों की तरह आयरीन ने भी अचानक हुए परिवर्तन को देखा, लेकिन फ्लेम जोन पर ध्यान देने के बजाय उसकी नज़र एस्मा पर पड़ी। एस्मा ने आयरीन की निगाहें देखकर अपना सर हिला दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि अभी भी कुछ नहीं बदला है। आयरीन थोड़ी निराश हुई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दूसरों की तरह इंतजार जारी रखने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद नेड, जो अब तक एस्मा के बगल में मूर्ति की तरह खड़ा था, उसे छोड़े बिना अचानक हिल गया। उसकी नज़र लपटों वाले क्षेत्र पर टिकी थी। फिर वहां मौजूद सभी लोगों को देखने के बाद वो बिना कुछ कहे मुड़ा और चला गया। कुछ गड़बड़ है क्या? कहाँ गया? क्या चल रहा है? आयरीन के ग्रुप की सुंदरियों ने एक दूसरे से ये सवाल पूछने शुरू कर दिए। कुछ तो अभी भी नेट से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसके रूप को देखकर दंग रह गई, इसलिए उसके अचानक जाने से सभी हैरान रह गए। उसे क्या हुआ है? आयरीन ने आसमा से पूछा। आसमा को भी नहीं पता था कि उसे क्या हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, आसमा को अचानक अरबेल का एक संदेश उनके अनुबंध के जरिए मिला। आसमा, आयरीन के साथ रहो और उससे सीखो। हमारी दुनिया के बारे में जितना हो सके सीखो। ईदान और मैं राजधानी नहीं लौटेंगे, बल्कि तुरंत उत्तर की ओर चलेंगे। कृपया बेरा का ध्यान रखना। मैं उसे अपने भतीजे की देखभाल के लिए छोड़ रहा हूँ। क्या हुआ? आयरीन ने आसमा के चेहरे के अचानक बदलते रूप को देखते हुए पूछा। अरबेल का संदेश पाकर आसमा आखिरकार शांत हुई और आयरीन की ओर देखते हुए आत्मिक शक्ति के माध्यम से उसे संदेश का सार शब्दशः बता दिया। फिर आसमा ने अपनी नज़रें वापस फ्लेम जोन की ओर घुमाई और भौं से कोड़ ली। हालांकि उसे अभी अभी अरबेल का संदेश मिला था, फिर भी फ्लेम जोन की रुकावटों के कारण आसमा खुद उससे बात नहीं कर पा रही थी। आयरीन ने भी राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि ईदान ठीक है और उसकी चिंता थोड़ी कम हुई। अब वो सोच रही थी कि उसका भाई और होने वाली भाभी यहाँ से कैसे जाएंगे। आयरीन को ईदान और अरबेल के अरसलान की तलाश में उत्तर की ओर जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ हद तक वो इससे खुश भी थी। आयरीन अपने भाई से मिल चुकी थी और अरसलान को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बड़ी बहन आखिरकार लौट आई है। संचार संबंधी कठिनाइयों के कारण आयरीन ने अभी तक अरसलान को ये खबर नहीं बताई थी, लेकिन अब उसने अरबेल को ये बात स्वयं कहने का अवसर देने का निर्णय लिया। थोड़ा और समय बीता और आग की लपटें बढ़ती हुई धीमी पड़ने लगी। आग के पूरी तरह बुझ जाने का इंतजार करती हुई आसमा को फिर से अरबेल का संदेश मिला। आसमा, आयरीन से लियोपोल्ड ग्रिफिथ्स नाम के एक आदमी के बारे में जानकारी ढूंढने को कहो। वो एक जागृत व्यक्ति है। ईदान का मानना है कि वो स्वाभाविक रूप से जागृत हुआ है और अभी तक जागृत संघ में रजिस्टर नहीं हुआ है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करने में कोई हर्ज नहीं है। कोको जल्दी ही उसकी तस्वीर लेकर आएगी। और हाँ, ईदान ने कहा है कि अगर आयरीन उसे ढूंढ ले तो कोई कार्रवाई ना की जाए। ये संदेश प्राप्त करने के बाद आसमा ने आयरीन की ओर देखा और आत्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए पूछा, ताकि कोई उसे सुन ना सके। आयरीन, क्या आप लियोपोल्ड ग्रिफिथ्स नाम के किसी आदमी को जानती हैं? इस अप्रत्याशित प्रश्न ने आयरीन को उसकी कल्पना से बाहर निकाला और उसने प्रश्नार्थक दृष्टि से आसमा की ओर देखा। कौन? लियोपोल्ड ग्रिफिथ्स, आसमा ने स्पष्ट किया। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानती हूँ। आयरीन ने अपने सभी परिचितों से खोजबीन की और उनके बारे में सुना, लेकिन उसे इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। मैं समझ गई, आसमा ने कहा, और पिछली बार की तरह उसने बिल्कुल वही संदेश दिया जो उसे अरबेल से मिला था। आयरीन को आश्चर्य हुआ कि लियोपोल्ड में आसमा की दिलचस्पी अरबेल के संदेश और ईदान के इस आदमी के बारे में पता लगाने के अनुरोध से जागृत हुई है। एक स्वाभाविक रूप से जागृत व्यक्ति, है ना? आयरीन ने खुद से पूछा। वो जानना चाहती थी कि लियोपोल्ड ग्रिफिथ्स कौन है जो उसके छोटे भाई में इतनी दिलचस्पी रखता है और इस दिलचस्पी के क्या कारण है।
थोड़ी देर बाद ज्वाला क्षेत्र और भी कमजोर हो गया और अब ये देखा जा सकता था कि क्षेत्र की सीमा पर क्या हो रहा है। अरे देखो, ये क्या है? भीड़ में से किसी ने अचानक रात के आकाश की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। चिल्लाने से आकर्षित होकर सभी ने ऊपर देखा और चांदनी की किरणों के नीचे सभी ने दूर से एक काले रंग की आकृति को अपनी ओर आते देखा। ये निर्धारित करना कठिन था कि ये क्या था, लेकिन सभी समझ गए थे कि ये कोई जीवित प्राणी था, विशाल पंखों वाला प्राणी। जब वो प्राणी काफी करीब आ गया तो एक तेज चीख सुनाई दी, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने कान ढक लिए। वो प्राणी रुका नहीं और भीड़ पर हमला नहीं किया, बल्कि सीधा ज्वाला क्षेत्र में चला गया और सीमा तक पहुंचकर बिना किसी प्रतिरोध के अंदर प्रवेश कर गया। तभी आग की रोशनी में सभी ने उस प्राणी की रूपरेखा देखी। ड्रैगन! किसी ने चिल्लाया और तुरंत सभी लोग चिल्लाने लगे कि ये ड्रैगन है। ड्रैगन? एस्मा ने भीड़ की ओर देखकर तिरस्कारपूर्वक पूछा। ये तो बस एक साधारण वाइवर्न है। वाइवर्न? आइरीन, जो एस्मा के पास खड़ी थी, उसने उसकी टिप्पणी सुनी। हाँ, ये तो बस एक साधारण वाइवर्न है, एस्मा ने दोहराया। फिर आत्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने आगे कहा, मैं नहीं जानती थी कि नेड के संग्रह में वाइवर्न का आकार भी है। नेड? आइरीन ने पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। हाँ, ये नेड था, एस्मा ने अपने शब्दों की पुष्टि की। आइरीन! हेजल चिल्लाई और अपने दोस्त के पास दौड़ी। रेचल और लेन उसके पीछे पीछे गए। क्या वो सचमुच एक ड्रैगन था? हेजल ने उत्साह से आंखें चमकाते हुए पूछा। उस दिन तक उन्होंने जिनोनिया में ऐसे जीवों के अस्तित्व के बारे में सिर्फ सुना था और उनकी दुनिया में उनका जिक्र सिर्फ काल्पनिक कहानियों और किंवदंतियों में होता है। वेल, वो ड्रैगन के लिए बहुत छोटा था, रेचल ने कहा। मुझे लगता है ये वाइवर्न जैसा है, आइरीन ने अपनी राय व्यक्त की जब उसे एस्मा से पुष्टि मिली। एस्मा ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करने की कोशिश की, लेकिन बस देखती रही कि क्या हो रहा है। बाय द वे, तुम्हारा सुंदर लड़का कहाँ गया? हेजल ने अचानक एस्मा से पूछा जब उसने नेड की अनुपस्थिति देखी। एस्मा ने मन ही मन कोसा और उचित जवाब सोचती हुई कहा, उसने ड्रैगन या वाइवर्न जैसी चीख सुनी। सभी ने अपना ध्यान पुनः उस ध्वनि के स्रोत की ओर मोड़ दिया। वो जीव इतनी तेजी से ऊपर की ओर उड़ रहा था कि बहुत कम लोगों को उसे देखने का मौका मिला। हालांकि जो लोग उसे देखने में सफल रहे, उन्होंने उसकी पीठ पर दो आकृतियां देखीं और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। उन्हें शक होने लगा कि क्या उन्होंने वाकई उस जीव की पीठ पर लोगों को देखा था या ये सिर्फ उनकी कल्पना थी। आकाश में ऊपर उठता हुआ वो जीव उत्तर की ओर चला गया और शीघ्र ही दृष्टि से ओझल हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ, आग की लपटें तेजी से धीमी पड़ने लगीं और पीछे एक झुलसी हुई धरती रह गई, जिसके बीच में एक बड़ा गड्ढा बन गया था, मानो कुछ फट गया हो। जमीन पर कम से कम 2 लोगों के पैरों के निशान भी थे। जब सब लोग उस अजगर जैसे जीव की दूर जाती हुई आकृति को देखने में व्यस्त थे, तभी आइरीन और एस्मा के सामने अचानक एक दरार खुल गई। कोको अपने पंजों में एक तस्वीर पकड़े उसमें से कूद पड़ी। जमीन पर उतरते ही उसने तस्वीर आइरीन के सामने रख दी और उन्हें कुछ बोलने का मौका दिए बिना वापस दरार में कूद गई और गायब हो गई। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि अधिकांश ध्यान भटक गया था, आइरीन ने फोटो उठाया और उसे देखा। जब उसने देखा कि फोटो में क्या है तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। फोटो में एक मोटा युवक दिखाया गया था जिसके छोटे काले बाल थे और उसके सामने एक अजीब स्क्रीन थी जिस पर ईदान को उसके असली रूप में और अराबेल को इसाबेला वाइट की छवि में दिखाया गया था। तस्वीर देखकर आइरीन को तुरंत समझ आ गया कि उसके छोटे भाई को लियोपोल्ड ग्रिफिथ्स नाम के एक युवक में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। उसे पता चला कि वो जाग चुका था और स्वाभाविक रूप से जाग गया था। अब तस्वीर देखकर आइरीन अपने भाई की राय से सहमत हो गई। उसने तय किया कि इस लियोपोल्ड की पहचान और स्थान का पता लगाना उसके लिए सबसे जरूरी काम होना चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके भाई ने ऐसा करने के लिए कहा था, बल्कि इसलिए भी कि आइरीन को इस युवक की असाधारण क्षमताओं का एहसास था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आइरीन बुदबुदाई। उसे अचानक कुछ अविश्वसनीय बात याद आ गई। उसे वे समाचार और अफवाहें याद आईं कि पिछले वर्ष कुछ हैकर या विशेष क्षमता वाले व्यक्ति ने अमीर लोगों को ब्लैकमेल किया था और उनसे जबरन पैसे ऐंठ लिए थे। कई लोगों ने इस लुटेरे को पकड़ने की कोशिश की, गिल्ड से भी उसे ढूंढने की गुजारिश की गई और ऐसा ही एक अनुरोध उसके गिल्ड तक भी पहुंचा। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद किसी को पता नहीं चला कि वो कौन था और किसी को कोई सुराग भी नहीं मिला। यहाँ तक कि वेब की आंख भी उसे नहीं ढूंढ सकी। आई ऑफ द वेब के अनुसार जबरन वसूली करने वाला व्यक्ति वेब का उपयोग करता है, लेकिन कुशलता से खुद को छिपा लेता है और वेब की सुरक्षा का उल्लंघन नहीं करता है, जिसके कारण वह घुसपैठिए को पकड़ या ढूंढ नहीं पाता है।
जबरन वसूली करने वाले ने जो भी आपत्तिजनक सामग्री उपलब्ध कराई थी वो सब उसने खुद बनाई थी, वेब के जरिए नहीं। इसलिए इस जबरन वसूली करने वाले ने कोई निशान नहीं छोड़ा। ये सब याद करते हुए आयरीन को संदेह हुआ कि ये लियोपोल्ड अमीर लोगों से ऋण वसूली करने वाला मायावी व्यक्ति था। आयरीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका भाई उसे क्या तोहफा देगा। वो लियोपोल्ड की अहमियत समझ गई थी और उसे तुरंत अपने भाई की मंशा समझ आ गई। वो भी लियोपोल्ड को अपने गिल्ड में शामिल करना चाहती थी, इस तथ्य के बावजूद कि वो एक पुरुष था, महिला नहीं। उसे एक सुरक्षित कमरा देना था। उसे उससे मिलवाने की जरूरत नहीं थी। उसके अस्तित्व के बारे में जितने कम लोग जानेंगे उतना ही उसके और लियोपोल्ड के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन फिर आयरीन ने सिर हिला दिया। लियोपोल्ड को अपनी ओर आकर्षित करने की चाहे जितनी भी कोशिश की हो, एदान ने सबसे पहले उसे देखा था। इसलिए उसने अभी लियोपोल्ड को अपने गिल्ड में शामिल न करने का फैसला किया। अगर वो उसके भाई के गिल्ड में शामिल हो जाता तो भी वो अपने भाई के जरिए उसकी सेवाएं ले पाती। कुछ दिलचस्प, एस्मा ने अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूछा। वो पास आई और लियोपोल्ड की तस्वीर भी देखने लगी। हाँ बिल्कुल, आयरीन ने फोटो दिखाते हुए पुष्टि की। अरे आयरीन, एस्मा ने तस्वीर से अपनी नजरें हटाते बिना कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तस्वीर में एदान थोड़ा अलग दिख रहा है? एस्मा की ये बात सुनकर आयरीन ने भी अपने भाई पर ध्यान दिया। एस्मा की तरह उसने भी एदान के रूप रंग में एक नाटकीय बदलाव देखा। आज ही उसने उसे बिना भेष बदले देखा था और अब रेस्टोरेंट में एदान और फोटो में एदान की तुलना करके उसने भी ये बदलाव देखा। सच में आयरीन ने एस्मा से सहमति जताई। क्या ऐसा हो सकता है कि पद बढ़ने की वजह से उसका रूप इतना बदल गया हो? नहीं, एक रैंक किसी की उपस्थिति को इतना प्रभावित नहीं कर सकती, एस्मा ने आपत्ति जताई। जागृत लोगों का न केवल स्तर बढ़ने के साथ साथ रूप रंग भी निखरता है, बल्कि जुनूनिया के निवासी भी रैंक बढ़ने के साथ इसी तरह के बदलावों का अनुभव करते हैं। जुनूनिया की निवासी होने के कारण एस्मा ये बात अच्छी तरह जानती थी और उसके लिए भी सिर्फ एक रैंक बढ़ने के बाद किसी व्यक्ति के रूप रंग में इतना बड़ा बदलाव अविश्वसनीय लग रहा था। इसे देखो, लपटें। प्राणी के चले जाने के साथ साथ ज्वाला क्षेत्र तेजी से धुंधलाने लगा और उसके पीछे झुलसी हुई धरती दिखाई देने लगी। चलो चलें, आयरीन ने तस्वीर छिपाते हुए एस्मा को पुकारा और भीड़ में शामिल होकर वे झुलसी हुई धरती में गहराई तक चले गए। ऊर्जा के शक्तिशाली उत्सर्जन से हुई तबाही साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी लंबी दूरी के विस्फोट के बाद ऐसा हुआ हो। उस क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच उस जीव और कम से कम 2 लोगों के निशान मिले। जो भी उस जीव की पीठ पर आकृति देख पा रहा था, उसे अब यकीन हो गया था कि ये कोई कल्पना नहीं थी। उन्होंने देखा कि उस जीव की पीठ पर सचमुच 2 लोग थे। ये पहेली इस अचानक हुई घटना का सबसे चर्चित और रहस्यमय हिस्सा बन गया है। वहां मौजूद सभी लोगों के लिए और सिर्फ उनके लिए ही मुख्य कार्य उन 2 लोगों की पहचान का पता लगाना था जो एक अजगर जैसे दिखने वाले प्राणी पर सवार होकर गायब हो गए थे। बर्फ। ईदान और अराबेल नेट पर सवार होकर, जिसने एक वाइवर्न का रूप धारण कर लिया था, थोड़ी दूरी तय करके उतर गए और कोको के लौटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही कोको अपना काम पूरा करके आई, ईदान ने तुरंत उसे वो इनाम दिया जिसके वो हकदार था और वो खुशी से फूली नहीं समाई और अपनी दूसरी कैंडी खाते हुए खुशी खुशी अराबेल की बाहों में लौट गई। कोको को लेने के बाद नेड ने पुनः उड़ान भरी और पूरी गति से उत्तर की ओर बढ़ गया। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि लियोपोल्ड जैसा व्यक्ति जुनूनिया में अपने पहले स्थानांतरण के बाद कैसे जीवित रह पाया? बेशक ये दिलचस्प है, ईदान ने पीछे बैठते हुए और अराबेल को प्यार से गले लगाते हुए कहा। फिर उसने कहा, मैं आमतौर पर ये जानने को उत्सुक रहता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया दूसरे सिस्टम होस्ट्स के लिए कैसे काम करती है। ईदान और अराबेल परसों ही अपनी दुनिया में लौटे थे और अभी तक वे पूरी तरह से ये नहीं समझ पाए थे कि दूसरी दुनिया में स्थानांतरण कैसे हुआ और वहाँ कौन से नियम लागू होते हैं। चलो अभी इस बारे में मत सोचो, थोड़ा आराम करो, ईदान ने कहा। फिर कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन का उपयोग करते हुए वो नेट की ओर मुड़ा। नेट, थोड़ी देर बाद डेरा डालने के लिए एक शांत और उपयुक्त जगह ढूंढो। अभी ईदान बस आराम करना और ताकत हासिल करना चाहता था और उसके बाद ही स्पष्ट विचारों के साथ वो पिछली शाम हुई हर घटना का जायजा लेने वाला था।